हेलो क्लास टेंस, वेलकम टू मुक्ता मेस यूट्यूब चैनल्स। मेरा नाम है जेवियर प्रधान एंड यू कैन कॉल मी प्रिंस भैया। सो एज पर योर रिक्वेस्ट आज मैं लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। ये एनसीईआरटी में आपको चैप्टर एनसीईआरटी में चैप्टर 7 पे मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर 7 है, ये आप देख सकते हो, राइट। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आता है, बट इसमें याद करने के लिए कुछ ऐसे है नहीं कि याद कर ले। दो तीन चीज वो याद करना है, बाकी तो समझना है। इसको अच्छे से समझ लेंगे तो एग्जाम में आराम से लिख के आएंगे। डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको पूछा जाता है। इसमें 2 डायग्राम है जो आपको आना चाहिए इसमें, ठीक है, और बाकी तो बस समझना है। ठीक है, समझ लेते तो डायग्राम भी अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमें देखते हैं सबसे पहले हम कैसे पढ़ेंगे, पैटर्न बता देते हैं। हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि हमको सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। 10th स्टैंडर्ड में बहुत कम है सिलेबस, बहुत छोटा सा पढ़ना है, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं बताएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आपका एनसीईआरटी बुक खोलना है एंड बुक में आपको वो जो पैराग्राफ बताया, जो समझा दिया है, आपको उस बुक को रीडिंग करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे हाईलाइट कर लेना है, और जो नोट्स हम आपको लिखाएंगे यहाँ पे, उसे आपको अपने कॉपी में लिखना है। एक साथ वीडियो देखेंगे, 2-3 पार्ट में आएगा वीडियो। जब कंप्लीट हो चुका होगा आप देखिएगा कि आपको ये चैप्टर में अच्छा खासा समझ में आ गया होगा, मतलब अच्छा लगेगा, फील अच्छा होगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं मूवमेंट क्या होता है एंड लोकोमोशन। लगेगा ये लोकोमोशन वाले एक नया वर्ड घुसा दिए, ये तो है नहीं कुछ, लेकिन समझना जरूरी है ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्टार्ट करते हैं मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट मतलब ऐसा कोई भी चीज, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, दैट इज मेरा लिप का मूवमेंट हो रहा है, मेरा जॉ का मूवमेंट हो रहा है, मेरा आई बॉल रोटेट कर रहा है, मेरा आईलिड ब्लिंक कर रहा है, मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है, दैट इज ऑल द मूवमेंट। तो मूवमेंट मतलब हम क्या बोल सकते हैं? मूवमेंट बोल सकते हैं कि मूवमेंट इज अ रेस्पॉन्स। हम लिख सकते हैं मूवमेंट इट इज अ रेस्पॉन्स। ये एक तरह का रेस्पॉन्स है। मूवमेंट क्या है? इट इज अ रेस्पॉन्स टू अ चेंज इन एनवायरमेंट, टू अ चेंज इन द एनवायरमेंट। मतलब मेरे आसपास, मेरे एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है, उस चेंज को हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं, दैट इज अ मूवमेंट। मूवमेंट कोई बहुत तरह का होता है, मैक्सिमम मूवमेंट ही होता है। जैसे कि अभी सपोज कि अगर मेरा आंख में कोई लाइट मार दी है, ज्यादा रोशनी आएगा, तो हम आईज को ब्लिंक करेंगे, आईलिड ब्लिंक करेंगे, दैट इज अ मूवमेंट। हम अपने एनवायरमेंट के चेंजेस हुआ, देन वी हैव रिस्पॉन्डेड इट। ओके, हम आपको समझा रहे हैं, तो एक तरह का हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं, दैट इज हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मूवमेंट होता है क्या है कि मूवमेंट मतलब कि हम कोई भी चीज का, अगर हम हैंड हिला रहे हैं, आंख हिला रहे हैं, गला हिला रहे हैं, लिप जो हिला रहे हैं, ऐसे होता है, तो हम तो अपने आप में समझ सकते हैं। लेकिन प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट भी मूवमेंट करता है। जैसे प्लांट के पत्ते हिल रहे हैं, दैट आर द मूवमेंट। आपको बुक में एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि अगर एक सपोज हम एक सीड है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पर एक सीड हम लगा दिए हैं, तो देखते हैं थोड़ा समय बाद ये ऐसे फट के बाहर आता है, फिर ऐसे होता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ ये और बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा लीफ निकलता है, तो ये क्या ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ इज एन एग्जांपल ऑफ मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे होता है, बहुत स्लोली होता है, बट इट इज अ मूवमेंट। ग्रोथ इज एन एग्जांपल ऑफ मूवमेंट। हम प्लांट के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा बोल सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, इनफैक्ट हम लोग मूवमेंट इसीलिए करते हैं ताकि जो एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है, उसका फायदा उठा सके, उसका क्या कर सके, फायदा उठा सके। मूवमेंट मतलब क्या होता है कि हमारे एनवायरमेंट में जो चेंज होता है, उसके रिस्पॉन्स में जो हम करते हैं, दैट आर द मूवमेंट। तो मूवमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। मूवमेंट क्या है? इट इज अ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द एनवायरमेंट। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स हम लोग करते हैं कि ताकि मेरे फायदा हो, यानी कि हम एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है उससे हम रिस्पॉन्स करते हैं ताकि मेरे को उससे एडवांटेज मिले। तो मूवमेंट के एक प्रॉपर एक और डेफिनेशन लिखा जाता है, जैसे लिख रहे हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज एन अटेम्प्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको आप और बोलो, आप बेस्ट एग्जांपल ऐसे लिखेंगे। और एक बात बता दे रहे, बायोलॉजी और या साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, किसी में भी आपको आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए, आपको किस हिसाब से आंसर लिखना है। देखो सीधी बात है, फंडा, जितना पैसा मिलेगा उतना काम करेंगे, बात खत्म। समझ में आ रहा? मतलब जितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उतना मार्क्स का आंसर देंगे। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको बस इतना छोटा लिखना है, 1 से 1.5 लाइन में काम खत्म करना है। हमको 5-6 लाइन लिखना नहीं है, क्योंकि हम 5-6 लाइन लिखने जाएंगे, वहां पर मेरा ग्रामर मिस्टेक होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, और वहां पर एक राउंड अगर टीचर लगा देगी तो उस राउंड का मार्क्स कटता है। उस राउंड करने का हाफ मार्क्स उड़ जाएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, उससे अच्छा हम लिखेंगे ही नहीं। हमको उतना ही लिखना है जितना मेरे को आता है। अगर हम इतना लिख देंगे, इट इज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरमेंट, क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है। इसका फुल मार्क्स आपको इसमें भी मिलेगा अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। अब वो मान ली 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो फिर आपको इतना छोटा सा काम नहीं चलेगा, फिर छोटा मार्क्स मिलेगा। आपको ज्यादा पैसा दिया गया है ना, तो आपको ज्यादा काम करना होगा। मतलब अगर आपको ज्यादा मार्क्स प्रोवाइडेड किया जा रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिल रहा है या 2 मार्क्स मिल रहा है, तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 लाइन लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर 1 मार्क्स का है, हाफ मार्क्स का है, तो हम इतना ही छोटा लिखेंगे, जबरदस्ती का ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, जिससे कि मेरा ग्रामर मिस्टेक हो, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो, मेरा मार्क्स कट जाए। ठीक है, तो यही पैटर्न को फॉलो करना है। जितना पैसा उतना काम, जितना मार्क्स उतना आंसर, बात खत्म।
ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज अ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द एनवायरमेंट। लोकोमोशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, मूवमेंट हो गया, मूवमेंट इट इज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर एनवायरमेंट टू देयर एडवांटेज। हम लोग एनवायरमेंट में चेंजेस करते हैं ताकि हम एनवायरमेंट में चेंज के हिसाब से हम अपना चेंजेस करते हैं ताकि वो हमारे फायदे में यूज कर दे, ये है। लेकिन बेस्ट एक क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज एन रिस्पॉन्स, जनरल क्या बोलेंगे, एक रिस्पॉन्स है टू अ चेंज इन द एनवायरमेंट, बात खत्म। अब एक आता है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या हो सकता है, लोकोमोशन हम लोग क्या बोलेंगे, लोकोमोशन क्या बोलेंगे, लोकोमोशन को क्या बोल सकते हैं, देखिए लोकोमोशन मतलब क्या होता है कि अगर हम चल रहे हैं, सपोज हम चल रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो क्या ये मूवमेंट है, हाँ मूवमेंट है। मूवमेंट हर एक वो चीज है जिसमें कि ये सारा कुछ मूवमेंट है। एनवायरमेंट का चेंज कर रहे हैं, एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दैट इज अ मूवमेंट हो रहा है। लेकिन मूवमेंट में क्या होता है कि आपका जरूरी नहीं है कि आप पोजीशन को चेंज करो, ठीक है। अगर पोजीशन चेंज करो, अगर उस मूवमेंट के दौरान आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, देन वी कैन से इट एज अ लोकोमोशन। मतलब इफ आई एम वॉकिंग, सपोज आई एम वॉकिंग, देन इट मींस आई एम परफॉर्मिंग अ मूवमेंट, मेरे द्वारा मूवमेंट हो रहा है, इट्स वेरी गुड, ओके। बट उसके साथ साथ हम उसको लोकोमोशन भी बोल सकते हैं। लोकोमोशन में बस क्या याद रखना है, लोकोमोशन में याद रखना है कि अगर मूवमेंट आपका हो रहा है, ठीक है, बट उसमें उसका मूवमेंट के दौरान अगर आपका पोजीशन भी चेंज हो जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोल देंगे, ठीक है। तो लोकोमोशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इफ द मूवमेंट रिजल्ट, ऐसे लिख सकते हैं, इफ द मूवमेंट results, क्या, if the movement results a change in the location, ठीक है, if the movement results in a change of place, अगर प्लेस में चेंजेस हो जा रहा है, और आप डायरेक्टली लिख सकते हो पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है, चेंज इन प्लेस और पोजीशन, या फिर आप लोकेशंस बोल सकते हो, तब उसका बोलेगा, सपोज लोकेशंस बोलिए, ठीक है। इफ द मूवमेंट रिजल्ट इन ए चेंज ऑफ अ प्लेस और लोकेशन, तब क्या हो जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे, सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन, सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। यहां तक कुछ समझ में आया ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूवमेंट मतलब ऐसे से हाथ हिलाना, बातचीत करना, सारा कुछ मूवमेंट होता है, बट डिपेंड कर रहा है कि आपको अपना लोकेशन चेंज ना करना हो। लेकिन अगर हम चल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट भी बोलेंगे, लोकोमोशन भी बोलेंगे। इसका मतलब हर एक मूवमेंट जो होता है, हमारे शरीर के अंदर भी मूवमेंट हो रहा है, हार्ट बीट वो मूवमेंट कर रहा है। और जब हम ये बात कर रहे हैं, हम जो खाना को निगलते हैं, ठीक है, सोलिंग ऑफ द फूड जो कर रहे हैं, तो हम लोग वॉइस ऑफ वेगस में पेरिस्टालाइसिस मूवमेंट होता है, तो सारा मूवमेंट है। लेकिन क्या वो लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यानी कि हर एक मूवमेंट क्या लोकेशन है, नहीं। लेकिन हर एक लोकेशन, हर एक लोकोमोशन, सॉरी, हर एक मूवमेंट इज नॉट अ लोकोमोशन, लेकिन हर एक लोकोमोशन मूवमेंट होगा, क्योंकि विदाउट मूवमेंट का तो लोकोमोशन ही नहीं हो सकता। मतलब मूवमेंट मतलब कि अगर हम कुछ भी चीज कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, बैठे हो, लेटे हो, दैट्स द मूवमेंट। हम पोजीशन चेंजेस कर रहे हैं, मतलब हैंड वैंड का मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज अ मूवमेंट। बट लोकोमोशन कब बोलेंगे, जब पोजीशन भी साथ में चेंज करने लगा, मतलब कि पोजीशन को चेंज करना, आपको चलने के लिए आपको पैर को तो हिलाना पड़ेगा ना, मूवमेंट तो करना ही होगा, एंड उस मूवमेंट के दौरान आप पोजीशन को चेंज कर ले रहे हो, दैट इज अ लोकोमोशन। तो यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। आप दुनिया के किसी भी तरह का लोकोमोशन करो, वो मूवमेंट है। सपोज एक बिल्ली दौड़ रहा है, कैट रनिंग, अ डॉग रनिंग, कुछ भी कर रहा है, आई एम वॉकिंग, तो ये सारा क्या है, ये सारा एग्जांपल ऑफ मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन। मूवमेंट तो कर ही रहे हैं ना, पैर का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो लोकोमोशन। यानी कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। क्या ये बात सही है? यस, ट्रू। बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ये समझ में आया? इस चीज को आपको लिख लीजिएगा। अब आपको एनसीईआरटी में देखना है, पहले एनसीईआरटी नहीं देखते, पहले एनसीईआरटी और कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मूवमेंट हर चीज में हमको किसी चीज में मूवमेंट को दिखता है, किसी में नहीं दिखता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि वैसी वाला बात की, जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है तो मूवमेंट हम लोग फील कर सकते हैं कि हाँ ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो लोकोमोशन नहीं कर सकता बिकॉज पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, दैट मींस लोकोमोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको लिखिएगा, फिर और कुछ बात बताते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि मूवमेंट समझ में आ गया है, हम प्लांट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं एंड इन जनरली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि मूवमेंट्स आर इन फैक्ट रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। मतलब मूवमेंट जो है रिजल्ट इन ग्रोथ, यानी ग्रोथ अगर हो रहा है एज अ रिजल्ट, तो क्या बोल सकते हैं कि मूवमेंट हो रहा है। प्लांट के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो प्लांट एक से बड़ा होता रहता है,
यानी ग्रोथ हो रहा है, उसको हम लोग मूवमेंट बोल सकते हैं। एक इंसान इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स भी, कोई बच्चा अगर बड़ा हो रहा है यानी उसको भी हम लोग मूवमेंट बोल सकते हैं। मूवमेंट हो रहा है ना, बॉडी ऑर्गन्स में फैल रहा है तो मूवमेंट हो रहा है, हालांकि उस मूवमेंट में टाइम लग रहा है बट इट इज अ मूवमेंट, मूवमेंट बोल सकते हैं। तो यानी कि मूवमेंट्स आर इन फैक्ट रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। ट्रू की फॉल्स, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ ये ट्रू होगा, ठीक है। अब सोचिए, मूवमेंट्स आर इन फैक्ट ओनली रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि मूवमेंट्स अगर मतलब मूवमेंट आर इनफैक्ट ओनली रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ अगर हो रहा है तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि मूवमेंट अगर है तो ग्रोथ ही अगर हो रहा है तो ही इसको हम लोग ऐसे मूवमेंट बोलेंगे। अगर यहाँ पर ओनली लिखा हो तो हम इसको बोलेंगे फॉल्स, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि अगर मूवमेंट तभी बोलेंगे जब ग्रो हो रहा है। नहीं, अरे भैया हर कुछ मूवमेंट होता है, बात कर रहे थे इट इज मूवमेंट होता है, क्या अभी हम ग्रो कर रहे हैं? नहीं ना। यानी कि मूवमेंट्स आर इनफैक्ट ओनली रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, ये चीज फॉल्स होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑल मूवमेंट्स रिजल्ट इन ग्रोथ, मतलब हर एक मूवमेंट क्या हमेशा ग्रोथ ही करवाता है? हर एक मूवमेंट क्या ग्रोथ ही करवाता है? ऑल मूवमेंट रिजल्ट इन ग्रोथ, हर एक मूवमेंट का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है? ग्रोथ ही होता है, जरूरी नहीं है ना, तो फॉल्स। इस तरह का आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोज हम बोलेंगे जैसे कैट अगर रनिंग कर रहा है, अगर एक बिल्ली दौड़ रहा है तो क्या ये मूवमेंट कर रहा है? हाँ, मूवमेंट तो हो रहा है, मूवमेंट तो बोल सकते हैं, राइट। क्या ये ग्रोथ कर रहा है? ना, ग्रोथ तो नहीं कर रहा है, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑल मूवमेंट रिजल्ट इन ग्रोथ? नहीं, जरूर नहीं है हर मूवमेंट रिजल्ट इन ग्रोथ करेगा। ये समझ में आया? तो ये बेसिक था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब तो समझ में आता है, हर एक चीज को कंट्रोल करके रखना, मतलब लिमिट में होना, दैट इज कंट्रोल, ठीक है। बट कोऑर्डिनेशन मतलब कि अपने आप एक सिंगल चीज में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। कोऑर्डिनेशन के लिए हमें दो या दो से ज्यादा चीज चाहिए होता है। बोलेंगे अपने आप में कोऑर्डिनेशन करना, दैट इज नॉट, मैंने कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं हो रहा है। कोऑर्डिनेशन मतलब दो हाथ के बीच का कोऑर्डिनेशन, हाथ और पैर का बीच का कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। कोई दो एलिमेंट का बीच का कोऑर्डिनेशन, कोई दो कलर का बीच का कोऑर्डिनेशन, कोई दो गाड़ी का बीच का कोऑर्डिनेशन, ऐसे ही बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन। कोई दो अच्छा दोस्त में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। मतलब एक वर्ड एक जन के लिए नहीं होता है, मोर देन वन थिंग्स के बीच में अगर कोई रिलेशन होता है, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं एंड फिर आगे हम लोग देखेंगे। चलो इसको देखो। कोऑर्डिनेशन देखते हैं। कंट्रोल मतलब ठीक है कि कोई चीज कंट्रोल में हो, दैट इज कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से टू और मोर ऑर्गेन्स इंटरैक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? हम जैसे बोले एक पे नहीं होता है, एक से ज्यादा पे होता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच टू और मोर ऑर्गेन्स इंटरैक्ट एंड कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। इंटरैक्ट मतलब आपस में कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना। कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है? एक दूसरे को सपोर्ट करना, दैट इज कंप्लीमेंट। हम बोलते हैं वाह फर्स्ट आया कंप्लीमेंट, तो कोई छक्का मारा हुआ कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट मतलब एक दूसरे का हेल्प करना, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, दैट इज एक तरह का कंप्लीमेंट हो सकता है। तो ऑर्गेन कैसे करता है? कोऑर्डिनेशन करता है। सपोज की अगर सपोज अभी मेरा हार्ट बीट कर रहा है, तो उस हार्ट बीट करने में सिर्फ हार्ट ही पार्ट नहीं है, उसमें बॉडी बाकी और अदर पार्ट्स भी हेल्प कर रहा है। जैसे कि हार्ट बीट को होने के लिए आपका वेन्स वगैरह है वो भी हो रहा है। हार्ट बीट करके खून को जाना चाहिए ना, अगर वेन काम करना बंद कर दे, नहीं हम खून जाने नहीं देंगे, वेन का अंदर वेल्व होता है वो ब्लॉक हो जाए तो खून जाएगा नहीं, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। लंग्स में हम लोग सांस ले रहे हैं तो सिर्फ इसमें नहीं कि हम लोग लंग्स ही हेल्प कर रहा है सांस लेने में, उसके साथ अदर ऑर्गन भी हेल्प कर रहा है आपको सांस लेने में। आपको यहाँ पर नाक का नॉस्ट्रिल से ये जो अंदर का डायफ्रागम है वो ऊपर जाता है, तो चेस्ट में बड़ा आता है, ज्यादा होता है, अंदर में प्रेशर कम होता है तो हम लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो यानी कि एक और एक दूसरे ऑर्गन आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं एंड एक दूसरे का कंप्लीमेंट करते हैं ताकि बॉडी फंक्शन प्रॉपरली हो। ये समझ में आ रहा है? बॉडी फंक्शन प्रॉपरली हो, क्योंकि बॉडी फंक्शन अगर प्रॉपरली नहीं होगा, अगर कोऑर्डिनेशन ही बॉडी में नहीं होता, मान के पैर चले जा रहा है, मेरा दिमाग कहीं और है, मेरा चलने के टाइम में मेरा दिमाग वहां पर नहीं है, हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे, चल नहीं पा रहे, मेरे को हाथ पैर ठीक से कोऑर्डिनेट करना है, हमको दो पैर को ठीक से कोऑर्डिनेट करके चलना है। नहीं तो पीने के बाद जब आदमी ड्रिंक कर लेता है, अल्कोहलिक जो मैन होता है, तो क्या होता है? पीने के बाद वो चल नहीं पाता है, वो ऐसे ऐसे चलता है, लड़का चलता है, इधर टकराएगा उधर टकराएगा, ऐसे होता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें उसको दो पैर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसके ब्रेन के साथ उसके आर्म्स का, उसके हैंड्स का, उसके लेग्स का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। तो थोड़ा देर के लिए अगर कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है तो कैसे वो रोड में गिरते पड़ते रहता है, होता है ना, यानी वहाँ कोऑर्डिनेशन बिगड़ा। तो उस कोऑर्डिनेशन को ना बिगड़े बोल के ऐसे तो क्या किया जाता है? उस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए हमें दो तरीका होता है। जैसे कि एक होता है हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं? नर्वस सिस्टम यानी इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं, मैसेज वेव्स के हम लोग बॉडी कोऑर्डिनेट को बनाते हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर को इसी बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग कोऑर्डिनेशन को बनाते कैसे।
क्या क्या मेथड है, क्या क्या प्रोसेस है जिससे हम लोग बॉडी के कोऑर्डिनेशन को बनाए रखते हैं। हमारा बॉडी का वो नेचुरल है कि दिया गया है भगवान की कृपा से, ठीक है, कि हम लोगों का बॉडी में ऐसा ही मैकेनिज्म है जिसके कारण हम लोग बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। और हमारे पास दो मैकेनिज्म होता है, प्लांट के पास बेचारे एक ही मैकेनिज्म है, उसे डिटेल में देखेंगे। पहली बात आता है कि व्हाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नीडेड, हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नीडेड क्यों है, क्यों चाहिए। जैसे वो बोले ना पिया हुआ उसके पास कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं रहता तो क्या होता है। जैसे छोटा सा बात नहीं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, बड़ा बड़ा भी बात होगा, ब्रेन के साथ सपोज हार्ट लंग्स का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अरे दिमाग बोल रहे थे भाई सांस लो, और दिल बोल रहा है सांस नहीं लेते, हटाना छोड़ना रहने देंगे, तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा ना तो हम लुढ़क जाएंगे, निपट जाएंगे, चल जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ब्रेन के साथ माइंड का सॉरी ब्रेन के साथ हार्ट का अदर ऑर्गन्स का भी एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए होता है, यहाँ क्वेश्चन आएगा आपको लिखिएगा कि व्हाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नीडेड। पहला, फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी मस्ट रिस्पॉन्ड करेक्टली टू वेरियस स्टिमुली इट रिसीव्स। स्टिमुली मतलब क्या होता है, अ रिस्पॉन्स टू एन चेंज इन द एनवायरमेंट, उसको स्टिमुली बोलते हैं। जिसके कारण क्या होता है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज स्टिमुली। वो जरिया, वो फैक्टर जिससे हम कोई भी चीज का रिएक्ट करते हैं, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, स्टिमुली बोल सकते हैं। दैट इज फैक्टर दैट कॉज रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टिमुली। डिटेल में लिखेंगे आगे जाएंगे तो पहला है कि अगर सर्वाइवल है तो एक ऑर्गेनिज्म को होना चाहिए कि वो करेक्ट टाइम पे करेक्ट स्टिमुली रिसीव करके करेक्ट रिस्पॉन्ड, मतलब स्टिमुली रिसीव करके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करें। सपोज ऐसा अगर होता, अगर ऐसा होता है कि आप कहीं पर मतलब सपोज कि आप कोई गर्म चीज को छू दिए तो आपको क्या करना चाहिए, अगर छू दिए तो आपका हाथ को हटाना चाहिए। लेकिन आपका दिमाग, आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ा हुआ, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको छू दिया तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कि कोऑर्डिनेशन करना आप चाहते हैं हाथ हटाना, लेकिन आप उसको और पकड़ ले रहे हैं, तो उल्टा हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि प्रॉपर रिएक्ट भी तो करना आना चाहिए यार, उसको रिएक्ट करना सिखाता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। बॉडी ऐसा बनाया गया है कि अगर आप गर्म चीज में हाथ लगाएंगे तो आप हाथ को हटाएंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी टू कैरी आउट एसेंशियल बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन हर कुछ, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा खासा, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा खासा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा खासा, एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा खासा अगर काम करना है तो हमें जरूरत है कि प्रॉपर कंट्रोल हो इन सारे नेसेसरी ऑर्गन्स का। जहां कोई अगर धोखा दे दिया तो फिर जिंदगी के साथ धोखा हो जाएगा। तो ये सारा बॉडी का इंटरनल फंक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वे में काम करता है। एंड बाकी हम लोग फिजिकल वर्क भी करते हैं, वो भी कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ही काम करता है। अब हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, चैप्टर में पढ़ना है कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी हमने कहानी सुने तो एक्चुअली बॉडी में करता कौन है, किसके हेल्प से ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बॉडी में हो रहा है, वो देखेंगे, ठीक है। ये अच्छा से लिख लेने का, लिखना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं। तो बेसिक फंडा क्या है कि यहाँ पे हमें ये याद करना है, इसको चीज को याद करना है, एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट सबको लिख के आना होगा दोनों में। तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों होता है समझ गए, क्यों होता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, ताकि ऑल इंटरनल ऑर्गन वगैरह प्रॉपरली काम करे, उसके लिए जरूरी होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब उस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में दो तरीका है। एक होता है कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा, और एक होता है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल कम्युनिकेशन होता है हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है। प्लांट्स में वैसा कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्योंकि उसके पास नर्व्स वेन्स वगैरह नहीं होती है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन ही वो प्लांट करता है, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में बस वही पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ये नर्वस सिस्टम, जो कि ह्यूमन बींग्स में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन करता है। सेकंड पार्ट पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है। और एक थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जो कि हम लोग प्लांट के लिए पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हम लोग हार्मोन्स पढ़ेंगे। प्लांट का 5 की 6 हार्मोन है, बेसिकली 5 हार्मोन है, ठीक है। हम लोग इतना पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके अंडर हम लोग क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के अंडर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रेन पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे। इतना में आपका प्रॉपरली खत्म हो जाएगा। हम ये लास्ट पार्ट है, ये कर लेते हैं, फिर आपको शॉर्ट बता देंगे पढ़ेंगे क्या चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 तरीके से होता है, एक नर्वस सिस्टम के हेल्प से होता है, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम के हेल्प से होता है। जो नर्वस सिस्टम के हेल्प से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन होता है और हार्मोन्स के द्वारा। पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल। नर्वस सिस्टम में नर्व होगा, नर्व सेल होगा, तो नर्व सेल उसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। ओके, इसको क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा वो किया जाता है। वेरी गुड। नाउ इट यूजेस इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू सेंड मैसेजेस थ्रू न्यूरॉन्स। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को भेजता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो अभी डिटेल में अगला वीडियो में वही आएंगे। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को भेजता है, झटका वगैरह इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजता है पूरा बॉडी के ऑर्गन्स को, जहां जहां जरूरत होता है, थ्रू न्यूरॉन्स के द्वारा। न्यूरॉन्स पहुंचता है, ठीक है, हर जगह, ठीक है। न्यूरॉन्स के याद रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा एंडोक्राइन सिस्टम में, इट यूजेस हार्मोन्स। हार्मोन्स होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, ठीक है,
सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करता है हार्मोन्स को टू सेंड मैसेजेस, मैसेज को सेंड करने के लिए, कहां, थ्रू अ ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में होता है, देखो नस में क्या होता है कि सपोज जो नर्वस न्यूरॉन्स है वो एक के एक न्यूरॉन्स कनेक्टेड होता है, वो ऑर्गन तक पहुंचता है जहां से जरूरत है, लेकिन हर एक जगह कोना कोना तक नहीं पहुंच सकता है। हर एक सेल में, मानी कोई सेल में जरूरत है आपको, तो सेल तक वो चीज नहीं पहुंच पाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वहां पे आपको केमिकल्स पहुंच सकती है। सेल क्योंकि पूरा केमिकल से बना हुआ है तो केमिकल वहां पर जा सकता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होता है जो कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, थाइमस बोलते हैं, एड्रेनलिन ग्लैंड बोलते हैं, बहुत सारे ग्लैंड है, ठीक है। तो वो ग्लैंड होता है, सपोज कि मानिए ये ग्लैंड है, तो इसमें से क्या होता है कि कुछ कुछ सीक्रेट होगा, मानिए कुछ हार्मोन सीक्रेट हुआ है, ठीक है, सपोज इंसुलिन सीक्रेट हुआ है, और ये नस है, ये नस है, ब्लड स्ट्रीम किया हुआ है, तो ये इसके अंदर ब्लड में ये दे देता है, और ये ब्लड तो हमको पता है हर एक कोना कोना तक पहुंचता है। तो ब्लड क्या होता है, वो जगह जहां पर आपको इस ऑर्गन में, सपोज लीवर में चाहिए होगा ये हार्मोन, तो ये लीवर तक पहुंचा देगा। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन जो होता है, कुछ केमिकल सिक्रीट करती है जो कि ब्लड नस के अंदर जाता है, एंड ब्लड के साथ साथ, जैसे ब्लड होता है, ब्लड के साथ साथ ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन सेल्स कहीं तक भी पहुंच सकता है एंडोक्राइन ग्लैंड में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में ऐसे नहीं। तो इलेक्ट्रिकल में सपोज कि आपका ऐसे नस होता है, मतलब कि ये ऐसा है, ये बॉडी है, और ये ऐसे डंडा निकला होता है, उसके बाद यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ से लोग इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लेते हैं, सपोज पकड़े, गर्मी लगा हटा है, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लिए यहाँ बॉडी में पहुंचता है, यहाँ एक्सॉन के द्वारा आता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं लास्ट में हम लोग ये सिनेप्टिकल नॉब तक पहुंचता है, एंड वहां पे आपको अगला न्यूरॉन्स में मिलता है। तो ये ऐसा होता है, ये ब्लड का कोई खेल नहीं है, यहाँ पर ब्लड ब्लड नहीं होता है, लेकिन ये ब्लड के अंदर जाता है, ठीक है, ऐसी बात है, ओके। फिर हम लोग देखते हैं कि हाँ कहा था, यूज न्यूरॉन्स ट्रांसमिट, यूज न्यूरॉन्स न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर अभी हम बताए कि ऐसे ऐसे ये जो होता है ना, यहाँ पे कुछ केमिकल्स होती है जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। दो तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर बॉडी में एक्साइटेड पैदा करता है, इंसान जल्दी काम करेगा, कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो कि इंसान को स्लो कर देता है, एक्टिविटी को स्लो कर देता है, ठीक है। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, इसके हेल्प से क्या होता है, ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स टू एफेक्टर ऑर्गन, जहां पर काम करना है एफेक्टर ऑर्गन उसको बोलते हैं। ई यहाँ पर लिखा हुआ है, ई डबल एफ ई सी टी, और ए वाला एफेक्टर को नहीं, ई एफेक्टर ऑर्गन लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये हार्मोन यूज करेंगे, तो यूज हार्मोन टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स टू द एफेक्टर ऑर्गन। बात समझ में आई? वेरी गुड, ठीक। 4 सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व सेल, नस के हेल्प से होता है। यहाँ क्या होगा, सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड, ब्लड के हेल्प से सिग्नल आपकी जाती है। सिग्नल्स ट्रांसमिटेड विद शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम इफेक्ट, मतलब ये शॉर्ट टाइम, लंबा टाइम तक इफेक्ट नहीं होता है। आपको अगर चोट लगा तुरंत हटा देंगे, शॉर्ट टाइम इफेक्ट है। लॉन्ग टाइम तक आप हटाते ही नहीं रहेंगे, हटाते नहीं रहेंगे, हटाते नहीं रहेंगे। शॉर्ट टाइम इफेक्ट होता है, काम करो हट जाओ और खत्म, शॉर्ट टाइम इफेक्ट होता है। लेकिन ये क्या होता है, मोर टाइम लेता है, ये लंबा टाइम तक रहता है, लंबा समय तक भी रहता है इफेक्ट। हार्मोनल इफेक्ट लंबा समय तक होता है। बोला जाता है ना कि ये तो अरे स्टेरॉइड ले लिया था, ये अलग इंजेक्शन ले लिया था, ये तो टेस्टोस्टेरोन डालता था बॉडी बिल्डर लोगों, अब तो ऐसा हो गया, क्योंकि भाई हार्मोनल ट्रीटमेंट कर रहा है। हार्मोनल ट्रीटमेंट लॉन्ग टाइम इफेक्ट को रहता है, तो ये लॉन्ग टाइम होता है, ऐसे याद रखिए, ठीक है। फिर क्या होता है, 7 पॉइंट है, द होल सिस्टम इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड। पूरा का पूरा सिस्टम फिजिकली कनेक्टेड यहाँ पर नहीं होता है, हर एक ऑर्गन के साथ फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, हर एक जगह ये इफेक्ट नहीं डाल सकता है नर्वस सिस्टम। लेकिन क्या होता है, हार्मोनल सिस्टम, होल हार्मोनल में क्या होता है कि होल सिस्टम इज फिजिकली कनेक्टेड, सारा का सारा फिजिकली कनेक्टेड होता है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है कि ये हार्मोन से ब्लड में होता है, ब्लड हर जगह में है, दैट इज ये फिजिकली कनेक्टेड होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखेंगे। प्लांट वाला पार्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे ना केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में वहां पर अच्छे से और एक डिफरेंस बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन से कैसे फर्क है, एडवांटेज क्या है, तो वो प्लांट में थोड़ी बातें हैं, वो हम प्लांट में जाके पढ़ेंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पहले उसको स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी में वो चीज को शो कर देंगे, देन वी विल स्टार्ट। तो ये हमको अच्छे से समझ में, फ्रंट पेज में जो लिखा है लिखते जाओ, बस लिखते जाओ, इसको अच्छा से एकदम लिख लेने का है ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर कुछ अच्छा टीचर्स होंगे, क्वेश्चन पूछेंगे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, तो आपको यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम का फर्क बता दीजिए। ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा। आपको एक पैरा में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर पॉइंट्स में बना दिए। एनसीईआरटी का वो लाइन देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी देखते हैं, इट्स पेज नंबर 114। एक रीडिंग कर लेते हैं, अभी तक जो पढ़ा है उसे देख लेते हैं, क्या सही पढ़े कि गलत पढ़े हैं। लेट्स सी, ओके ओके। सो इन द प्रीवियस चैप्टर, एक मिनट, So in previous chapter we looked at life processes involved in the maintenance function of living organisms. Life process को maintain करने के लिए काफी सारा life process पढ़े, जैसे कि digestive system, respiration system, excretion, वो सारा पढ़ ली, ठीक है। There we had stated a notations
वी ऑल हैव दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग, अगर कुछ हम मूव करता हुआ देख रहे हैं, इट इज अलाइव, अगर कुछ मूव कर रहा है इट इज अलाइव। हाँ ठीक है, लेकिन जरूरी भी नहीं है कार मूव करता है क्या वो अलाइव है, नहीं, ठीक है। सम ऑफ दिस मूवमेंट्स आर इन इफेक्ट रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि सम, ऑलवेज नहीं, सम लिखा हुआ था तो सम बोल सकते हैं, सम ऑफ दिस मूवमेंट्स आर इनफैक्ट रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, क्या ये बोल सकते हैं, हाँ बात सही है। एज इन प्लांट, प्लांट के केस में तो हम ये बोल ही सकते हैं, क्योंकि प्लांट तो चल के नहीं खाएगा ना, लोकोमोशन नहीं करते प्लांट, प्लांट क्या करता है, मूवमेंट्स करता है, ठीक है। नाउ अ सीड जर्मिनेट एंड ग्रो, एक सीड को अगर डालेंगे वो जर्मिनेट करेगा, मतलब ग्रो करेगा, ठीक है। एंड वी सी दैट द सीडलिंग मूव, सीडलिंग मतलब वो जो बीजा से निकलता है मिट्टी से बाहर, सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद वो बाहर निकलने आता है। इट पुशेस द सॉइल असाइड एंड कम्स, सॉइल को साइड में धक्का देकर खुद बाहर आ जाता है, ठीक है। बट इफ इट्स ग्रोथ वेर टू बी स्टॉप, अगर उसका ग्रोथ को रोक देना हो तो दिस मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन, मतलब उसको ग्रोथ को रोक दे तो बढ़ने ही ना दे तो वो हटेगा, मिट्टी को हटा के बाहर वो तो नहीं निकलेगा ना, यानी बोलेंगे मूवमेंट स्टॉप कर दिए। सम मूवमेंट्स एज इन मेनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ ही हो, कुछ कुछ एनिमल्स और कुछ कुछ प्लांट में ऐसा है कि ग्रोथ नहीं दिखाती है। जैसे कि अ कैट रनिंग, अगर एक बिल्ली दौड़ रही है, children playing on a swimming, buffaloes chew cud, these are not movements caused by growth, तो ये है, ये मूवमेंट नहीं है जो कि ग्रोथ कस करे, तो ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। मतलब कि वो जो हम ट्रू फॉल्स कराए थे उसको इसी से लाइन से आपको बता दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विद लाइफ, इस तरह का मूवमेंट हमारे लाइफ से हम उसको कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरमेंट, तो ये भी आपको बोले हैं कि मूवमेंट क्या है, मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है उसके हिसाब से जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज द मूवमेंट। अ कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस, हो सकता है वो जो बिल्ली दौड़ रही थी, एक चूहिया को देखी, उसके पीछे दौड़ रही थी ताकि इन्वायरमेंट में चेंजेस हुआ, आसपास चूहा आ गया तो पकड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। नाउ नॉट ओनली, नाउ क्या है यार ना, नाउ ओनली दैट वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट by living organisms to use changes in its environment to their advantage, तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि मूवमेंट को एक और क्या बोल सकते हैं यहां से, कि मूवमेंट एक अटेम्प्ट है, एज एन अटेम्प्ट टू यूज द चेंज इन देयर एनवायरमेंट टू देयर एडवांटेज, ये लाइन भी आप आपको लिखवा चुके हैं, हम एनसीईआरटी नहीं छोड़ने वाले, एक भी चीज नहीं छूटेगा, ठीक है। प्लांट ग्रो आउट इनटू सनशाइन, प्लांट्स धूप मिलेगा तो ग्रो करेगा। चिल्ड्रन ट्राई टू ग्रेट प्लीजर एंड फन आउट स्विमिंग, स्विमिंग करने से बच्चे को खुशी मिलती है, इसके लिए वो कर रहा है, एडवांटेज ले रहा है एनवायरमेंट का। बेफेलोस चुई, वो चिबाते रहता है, चुई कर्ड टू हेल्प ब्रेक अप दो टफ फूड एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट, टफ फूड होता है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए वो बफेलो जो चुई करते रहता है। व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आईज, जब एक ब्राइट सी लाइट हमारी आंखों में आएगा तो क्या होगा, और व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट वी डिटेक्ट द चेंज एंड रिस्पॉन्स टू इट विद मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, तो हम अपने आप को बचाने के लिए मूवमेंट करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट जो भी आपको स्टिमुली देता है उस पर रिस्पॉन्स में हम करते हैं, दैट इज अ मूवमेंट, और वो मूवमेंट हम कभी कभी अपने फायदे के लिए भी करते हैं, नुकसान के लिए कोई नहीं करेगा, ठीक है। इफ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस इट बिकम्स apparent दैट ऑल दिस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट इज केयरफुली कंट्रोल्ड, हाँ बात सही है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ये लाइन कि ऑल दीज नहीं बोल के ऑल मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट आर कंट्रोल्ड, सारा मूवमेंट कंट्रोल्ड होती है, क्या सही है, हाँ सही है, ठीक है। सो ईच काइंड ऑफ चेंज इन एनवायरमेंट इवोक्स एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स, तो बहुत अच्छा ये भी लाइन है, इसको भी ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन। क्या बोलेंगे, ईच जो हर एक जो मूवमेंट है इन्वायरमेंट जो हमें हमसे करवाती है, ठीक है, वो क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। व्हेन वी वांट टू टॉक टू अवर फ्रेंड्स इन क्लास, अगर हम क्लास में किसी से बात कर रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हो उस टाइम, स्पेशली मैथ टीचर हो, और हम किसी से कान में बात कर रहे हो, तो क्या होता है, वी विस्पर रेदर देन शाउटिंग लाउडली, हम कान में बोलते धीरे धीरे, सुन ए सुन, मैथ बुक लाया, धीरे बोलते हैं, ए सुनना मैथ बुक लाया, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम इन्वायरमेंट को देखते हुए रिस्पॉन्स करते हैं। केयरफुली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इट इज ट्रिगर्ड, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उस हिसाब से ट्रिगर करता है, उस हिसाब से हम रिस्पॉन्स करते हैं। देयरफॉर सच कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी, सच कंट्रोल्ड मूवमेंट सच मच बी, हाँ, मस्ट बी connected to the recognized of various events in the environment followed by only the correct movement in correct response, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हुआ जैसे कि आग लगा तो हमको भागना चाहिए, हम वहां पर सो रहे हैं लेट रहे, तो ये गलत मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से करेक्ट रिस्पॉन्स करना चाहिए, करेक्ट मूवमेंट करना चाहिए। तो इन अदर वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो हम क्या करते हैं, हम उस सिस्टम को यूज करना चाहिए जो हमें दिया गया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वे से काम करने के लिए, इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी
ऑर्गेनाइजेशंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज्ड टू प्रोवाइड। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, हमें इस कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन वे में रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होती है दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होती है जैसे कि नर्वस टिश्यू दैट आर स्पेशलाइज्ड टिश्यू, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम, तो उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होती है, उनके अंदर जो नर्व्स होती है, दैट आर द टिश्यूज। वो जो स्पेशल टिश्यूज है नर्वस सिस्टम की, जितने भी टिश्यू दैट आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। क्या ये बात सही है, समझ में आया? यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनी हुई है, वो भी टिश्यू से बना हुआ है ना, दैट आर द स्पेशल टिश्यूज टू प्रोवाइड अस टू दैट प्रोवाइड अस कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज में परफॉर्म करने के लिए। तो ये बात समझ में आया, ठीक है। अंदर नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं एनिमल की, ये आज हम लोग नहीं पढ़ने वाले। आज हम लोग सीधा आते हैं पेज नंबर एनिमल वाला में ना, एनिमल वाला में कहा गया था, ये करते पेज नंबर आप खोलिए, एक मिनट देखते हैं। ये लाइन को अंडरलाइन करना है, कौन सा लाइन? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में कौन सी पार्ट को करना है हाईलाइट, आप अभी उसको कर लीजिएगा। दैट इज पेज नंबर क्या है भाई? हाँ, ये देखिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स वाला, ये वाला पेज, ठीक है। आपके बुक में ये कौन सा पेज में होगा? दैट इज पेज नंबर 122। 122 को आप यहाँ से हाईलाइट कीजिएगा। ये देखिए, ये कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा अच्छा कलर देते हैं, ये गुलाबी दे, पिंक कलर, ठीक है, पिंक फेवरेट होता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स आर एन एक्सलेंट मीन्स फॉर दिस, मतलब मैसेज को पहुंचाने के लिए। लेकिन बट क्या होता है? बट देयर आर लिमिटेशंस टू यूज इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स को यूज करने के लिए कुछ लिमिटेशंस होती है। फर्स्ट क्या होता है? दे विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस सिस्टम। बात सही है, लिखा चुके हैं, हर जगह पहुंचती नहीं है। नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी, हर एक सेल तक तो नर्वस सिस्टम पहुंच नहीं सकता। सेकेंडली क्या होता है कि वंस इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज जनरेटेड, एक बार अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो गए इन अ सेल ट्रांसमिटेड, अगर एक बार हो गया, the cell will take some time to reset its mechanism before it get and transmitted new impulse। ठीक है, अगर मानो गर्म चीज को छुए, एक बार हटा देखिए, बार बार हटाते रहना, रिपीट थोड़ी ना, ऐसे नहीं हो रहा ना, तो फिर से वो इंपल्स को जनरेट करने के लिए समय चाहिए। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म लिखा चुका है, शॉर्ट टाइम होता है। ठीक है, ये बात आप बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा, पॉइंट्स में आपको लिखवा दिया गया है। सो इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं? इन अदर वर्ड, सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इंपल्स। तो सेल क्या करती है? कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इंपल्स नहीं कर सकते, समय लगेगा, इंपल्स को कंटिन्यू ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इट इज दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर, ये लाइन अंडरलाइन, मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। जिसका क्या मीन्स? अनदर केमिकल कम्युनिकेशन, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम वाली पार्ट। अब प्लांट का अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिकल वाला है नहीं, कोई बात नहीं, वो ऑलरेडी जो ज्यादा एडवांस है केमिकल कम्युनिकेशन, तो वो केमिकल कम्युनिकेशन को ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, ये वाले अंडरलाइन कर लेंगे, और इसके काम कीजिएगा ना, इसको आप लिख लीजिएगा। जहां पर हम डिफरेंस बिटवीन करवा चुके हैं ना, डिफरेंस बिटवीन करवाए कि नहीं करवाए? हाँ, डिफरेंस बिटवीन जहां पर कराए है ना, वहां पर आप क्या कर लीजिएगा, यहीं पर आप लिख लीजिएगा, राइट डाउन, राइट देयर। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन जहां कराया है उसके नीचे ये वाला पैराग्राफ को अच्छा से लिख लीजिएगा, ताकि थोड़ा आपको याद रहे। ठीक है, होप है कि आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा। आज बेसिक हम लोग स्टार्ट किया है, फर्स्ट पेज पढ़ लिए हैं, और 122 वाला पेज वो पढ़ लिया है। डिफरेंस पढ़ लिए कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है ह्यूमन में, दैट इज इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट में ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन ही होता है। हमें पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन पढ़ना है, उसके अंडर में हम लोगों को न्यूरॉन्स पढ़ना है, एंड एक हम लोग पढ़ना है दैट इज द ब्रेन पढ़ लेंगे। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ेंगे? कुछ हम लोग हार्मोन्स पढ़ेंगे, जैसे थायराइड हो गया, थायरोक्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, ऐसा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग प्लांट के हार्मोन में बात करेंगे, जिसमें प्लांट का कुछ हार्मोन्स है, जैसे ऑक्सिन है पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन्स, गिबरलिन्स। ठीक है, ये कुछ है हम लोग पढ़ेंगे। इतना ही है चैप्टर में, समराइज हो जाएगा, मजा आएगा। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी अच्छा लगा तो लाइक प्लीज करना, और हो सके तो जो जरूरत है फ्रेंड्स आपको सब्सक्राइब कर सेंड कीजिएगा, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें एंड हेल्प हो जाए उनके भी, अकेले पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो